हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 50th G7 समिट इटली के अपुलिया रीजन में हुआ। ये होस्ट कर रही थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। G7 लीडर्स में से वो इकलौती लीडर्स हैं जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फूटिंग में हैं। बाकी G7 लीडर्स का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो थोड़ा सा अनसर्टन है। दे आर फेसिंग इलेक्शंस एंड दे आर नॉट क्वाइट पॉपुलर। वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने नेशनली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है एंड यूरोपियन यूनियन के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। G7 की जो समिट हैं वो एनुअली होते हैं एंड इसकी प्रेसिडेंसी रोटेशनल बेसिस पे होती है। 49th G7 समिट जापान में होस्ट हुआ था। ये जो G7 के मेंबर्स हैं they are economically very powerful and leading industrialized countries and of course जब भी मिलते हैं तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इस बार इन G7 की ये समिट के को चर्चा में रहने की वजह इतनी पावरफुल नेशंस मिले हैं, इसके साथ साथ इंडिविजुअल लीडर्स के फौपा भी थे। फॉर एग्जाम्पल बाइडन, वो बहुत बार काफ़ी खोए खोए नजर आए। द डेथ ग्लेयर ऑफ मेलोनी टू मैक्रोन, अपेरेंटली मेलोनी एंड मैक्रोन में पड़ती नहीं है। दे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन अबॉर्शन एंड मैक्रोन इज प्रो अबॉर्शन, मेलोनी इज एंटी अबॉर्शन एंड दस इन लोगों की पर्सनल इक्वेशन काफ़ी अच्छी नहीं है। या यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, इनकी ओवर एंथुजियास्टिक ग्रीटिंग टू मेलोनी एंड मेलोनी वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। इस वजह से भी G7 की मीटिंग इस बार काफ़ी चर्चा में रही। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ G7। G7 पहली बार 1975 में इसके मेंबर्स मिले थे इन फ्रांस एंड मिलने की वजह ये थी कि 1971 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की जिसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक बैकलैश हुआ। 1973 में ऑयल क्राइसिस हो गया एंड ग्लोबली एक इकोनॉमिक स्लम्प आने लगा एंड देयरफॉर 1975 में 6 इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस ने मिलने की सोची टू डिस्कस आइडियाज टू गेट आउट ऑफ दिस इकोनॉमिक स्लम्प एंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ओरिजिनल 6 मेंबर्स थे G7 के वो थे यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। 1976 में कनाडा ऐड हुआ एंड दिस मेड G6 टू G7। 1997 में आफ्टर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, रशिया आल्सो जॉइंड इन मेकिंग G7 G8। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया तब G7 मेंबर्स ने रशिया को एक्सपेल कर दिया एंड G8 अगेन बिकेम G7। G7 कंट्रीज ग्लोबली 40% जीडीपी को अकाउंट करती हैं एंड रिप्रेजेंट ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये रिप्रेजेंट करती हैं 62% ऑफ द ग्लोबल नेटवर्थ। 5 G7 कंट्रीज ऐसी हैं जो रैंक करती हैं टॉप 10 कंट्रीज में फॉर हैविंग द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व। इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं ये G7 कंट्रीज और हेंस जब भी ये मिलती हैं तो बहुत चर्चा में रहती हैं एंड इसका ये क्रिटिसिज्म भी है कि ये जो चौधरी हैं, 7 चौधरी मिलके दुनिया की इकोनॉमिक फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। ये इसे एलिटिस्ट होने का, एक क्लोज ग्रुप होने का भी क्रिटिसिज्म दिया गया है। इनफैक्ट 1985 में एक प्लाजा अकॉर्ड किया इन G7 कंट्रीज ने जिसकी वजह से इकोनॉमिक शॉक लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया को एक इकोनॉमिक शॉक लगा बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर अनाउंस्ड इन प्लाजा अकॉर्ड एंड बहुत क्रिटिसाइज हुए G7 कि इन्होंने अपने मर्जी से कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज अनाउंस कर दी और ये भी नहीं, किसी को बताया भी नहीं और ये भी नहीं सोचा कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तब से G7 का जो एजेंडा है वो मीटिंग्स के पहले से ही अनाउंस कर दिया जाता है एंड सर्कुलेट कर दिया जाता है एंड एंड में कम्युनिके साइन होता है। G7 बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह जैसे कि यूएन हो गया, नाटो हो गया, G7 लीगल नहीं है। ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल सेटिंग में मिलता है। इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका कोई चार्टर नहीं है। इसकी जो कम्युनिके होती हैं ये लीगल नहीं होती हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं। हालांकि ये यूनानिमसली साइन होती हैं लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होती हैं। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी डिस्कशन पे बेस्ड
बेस होता है कि वो डिसीजंस हुए हैं, जो फैसले हुए हैं, उनको माने या न माने। G7 इनिशियली आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए मिला था टू गेट आउट ऑफ द इकोनॉमिक स्लम्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन ओवर टाइम इसका स्कोप ऑफ कोर्स बढ़ा है। आज की तारीख में पीस एंड माइग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये भी डिस्कस होता है। जैसे इस बार यूक्रेन और मिडिल ईस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे भी बात हुई है। G7 मेंबर्स ने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। चर्नोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन हुआ था। टू हेल्प द कॉज G7 मेंबर्स ने $300 मिलियन डोनेट किए थे इन 1997। ग्लोबल फंड भी इन G7 मेंबर्स ने एस्टैब्लिश किया, जिसमें कि इन्होंने $45 मिलियन दिए थे। ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम भी G7 ने ही एस्टैब्लिश किया है। ये अपोलो प्रोग्राम इज़ फॉर रिसर्च फॉर क्लीन टेक्नोलॉजीज़। ये इसमें फंडिंग दी जाती है टू रिसर्च ऑन क्लीन टेक्नोलॉजीज़, मतलब डेवलपमेंट करें और डेवलपमेंट के साथ साथ ज़्यादा पोल्यूशन भी ना हो। और सबसे अच्छा जो G7 का काम है वो है डेट इन रिडक्शन इनिशिएटिव, जो जिसके तहत 42 हेवली इंडेटेड कंट्रीज का कर्ज माफ कर दिया गया था। ये 1996 की बात है। आज की तारीख में बहुत लोग ये बोलते हैं कि G7 इज लूजिंग रेलेवेंस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर दिखाता है, सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया जैसी पावरफुल कंट्री उसमें नहीं है, साउथ कोरिया उसमें नहीं है। ये मतलब जो महत्व है वो G20 को दिया जाना चाहिए। ये सब बातें सही भी हैं, लेकिन अगर और G20 कंट्रीज़ भी मिलके डिस्कस करती ही हैं, लेकिन जो ये G7 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा चंक जीडीपी का 40% जीडीपी एंड बहुत बड़ा हिस्सा वेल्थ का, ग्लोबल वेल्थ का अकाउंट फॉर करती है, इसलिए बहुत ही पावरफुल ब्लॉक है। दे हैव द पावर टू ब्रिंग चेंज। ऑफ कोर्स ये जो लीडर्स हैं, इनके इंडिविजुअल ड्रामे मुसीबत खड़े करते हैं, लेकिन ये तो एक G20 जैसे कंट्रीज ग्रुपिंग्स में भी हो सकता है। बहुत बार G7 कंट्रोवर्सी में रहा, जैसे कि जब ट्रंप 2017 में उन्होंने अपने क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट से रिसेंड कर लिया था कि हम नहीं मानेंगे, और एंड फाइनल कम्युनिके में यूएस को हटा दिया गया था। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि G7 ने कम्प्लीटली अपना रेलेवेंस खो दिया है। यूएस आज भी सबसे बड़ा सुपर पावर है। चाइना एंड रशिया ऑफ कोर्स इसमें नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो चाइना एंड रशिया को काउंटर करने के लिए G7 कैन कम इन हैंडी। ऑफ कोर्स रशिया इंडिया का फ्रेंड है, लेकिन चाइना नहीं है। ऐसे में एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे चाइना नहीं है और वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही हैं एंड इंडिया इन्वाइटेड है, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर इंडिया। ऐसे देश जो कि काफ़ी अमीर हैं, पॉलिटिकली भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, इनकी मीटिंग अगर कोऑर्डिनेटेड हो, अगर ये ड्रामे न हो, कैन बी वेरी फ्रूटफुल। इसलिए कंप्लीटली डिसबैंडमेंट ऑफ G7 इज़ नॉट राइट, होने देना चाहिए। एंड ये भी कह देना कि G7 इज़ लूजिंग ऑल रेलेवेंस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। एक कंट्रीज G7 की शायद अब उतनी पावरफुल न रह गई हों, बट एज अ ब्लॉक G7 स्टिल होल्ड्स टू मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।